Good morning, all. गुड मॉर्निंग जितेंद्र। आज सर्दी कम है। ये तो है। हम भी टी शर्ट में ही घूम रहे हैं। विनय वर्मा, शर्वेश, रवि, पुष्पेंद्र, अर्चना। इलाहाबाद में सर्दी अधिक होने लगी, बट आपको देख के लगता है दिल्ली इज टू हॉट। दिल्ली इज टू हॉट। अभिषेक यादव, परमजीत, अर्चना, संकल्प, राजीव, दीपक, अलीशा खान, गुड मॉर्निंग। गजेंद्र, सुरजीत सिंह ठाकुर, धनंजय सिंह, दीपक कुमार। यहाँ ठीक ठाक सर्दी है। प्रद्युम्न कुमार, सब लोग धीरे धीरे। मोहित मेहराणा हमको बार बार याद आता है। रैंक 1 हरियाणा पीसीएस हिंदी माध्यम। एमपी से हैं आप तो एमपी में रचना शर्मा पिछले साल के रिजल्ट में थी, सेकंड रैंक हमारी स्टूडेंट। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। हर्षित अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, प्रद्युम्न। अब लगता है काफी लोग आ गए। ओके। प्रशांत, मुगदल, रविराज। चलो ओके। गुड मॉर्निंग सबको। भू आकृति विज्ञान जारी है। हमारा ये कमरा बहुत कोजी है, इसलिए यहाँ पे गर्मी कम लगती है। प्लस सेकेंड, ऊपर में लाइट्स लगे हुए हैं, उसका हीट है। पीछे ये ओवन जल रहा है, इसका हीट है। तो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सीपीयू है, क्या क्या है, प्रिंटर है। तो इस कमरे में टेम्परेचर एवरेज से बहुत ज़्यादा है, और इन कंडीशंस में पढ़ाना। वेद प्रकाश वर्मा, सौम्या, गजेंद्र, रवि। सतपुरा रेंज क्या ब्लॉक माउंटेन है? गजेंद्र का क्वेश्चन आया है। इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे। सतपुरा एक्चुअली फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ब्लॉक माउंटेन के श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ भ्रंशन हो गया है इसके। नर्मदा और तापी फॉल्ट लाइन के बीच में है, इसलिए ब्लॉक माउंटेन के भी इसमें लक्षण है। लेकिन अगर जियोलॉजिकली देखोगे तो ये एक फोल्ड माउंटेन है। लगभग 1.7 बिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर एक सिनेक्लाइज बना हुआ था। सिनेक्लाइज क्या है, इन चीज़ों को बाद में हम लोग देखेंगे। तिवारी जी काफ़ी लेट आ रहे हैं।
कल कहाँ तक पढ़ाया था? थोड़ा सा हिंट दो मुझे। सब लोग एक दूसरे पे टाला नहीं करो कि वो दे देगा वो दे देगा। सर दोबारा। मंडल लिथोस्फीयर एंड आग्नेय मंडल के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। दुर्बलता मंडल लिथोस्फीयर और आग्नेय मंडल के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। बिल्कुल बिल्कुल है। दुर्बलता मंडल पर मैंने कल काफ़ी डिटेल्स लिखवाए थे आप लोगों को। अब मुझे याद आ गया। आज मुझे कोर पढ़ाना है। कोर क्या है? स्क्रीन चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। ये लाइन वाइट ले लिया जाए। और स्ट्रक्चर ऑफ कोर। कोर का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोर। तो देखो, अर्थक्वेक शैडो जोन और अर्थक्वेक शैडो जोन, स्ट्रक्चर ऑफ कोर और अर्थक्वेक शैडो जोन। एक क्वेश्चन लिखो। भूकंप छाया क्षेत्र किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, विशेषकर अंतरतम की संरचना को सिद्ध करता है। विशेषकर अंतरतम की संरचना को सिद्ध करता है। अब इस पे पहले लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। अर्थक्वेक शैडो जोन क्या है और अर्थक्वेक शैडो जोन का निर्माण कैसे होता है और अर्थक्वेक शैडो जोन के द्वारा पृथ्वी के अंतरतम की संरचना का ज्ञान कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस पे पहले लिखिए। लिखो, P एवं S तरंगें 2900 किलोमीटर की गहराई पर
2900 किलोमीटर की गहराई पर विस्थापित हो जाते हैं आवर्को की गहराई पर आंतरिक सतह में फेज चेंज को दर्शाते हैं, फेज चेंज को दर्शाते हैं। जिसका अर्थ है इनके दिशा एवं गति में परिवर्तन। इस तरंगें कोर में प्रवेश नहीं कर पाती तथा 103 डिग्री अथवा 105 डिग्री के कोणीय दशा पर विस्थापित हो जाती हैं, कि कोणीय दशा पर विस्थापित हो जाती हैं। जिससे यह सिद्ध होता है कि बाह्य कोर पिघलित है अथवा भौतिक दशा तरल है, चट्टानों की भौतिक दशा तरल है अथवा तरल की तरह व्यवहार करता है, अथवा तरल की तरह व्यवहार करता है। अरे यार, ये फ्लैट्स की जिंदगी और घर की जिंदगी में कितना फर्क है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जबकि पी वेव्स इसी गहराई पर क्षीण वीक हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इसी गहराई पर क्षीण हो जाते हैं एवं
क्योंकि पी तरंगें तरल माध्यम में मंद होती हैं। लिखो 5155 5155 किलोमीटर्स के पास पी तरंगें पृथ्वी के केंद्र की ओर रिफ्रैक्ट होती हैं, केंद्र की ओर रिफ्रैक्ट होती हैं तथा पृथ्वी के केंद्र की ओर रिफ्रैक्ट होती हैं तथा इनकी गति में आकस्मिक वृद्धि पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि उच्च घनत्व वाले धात्विक खनिज आंतरिक कोर में व्याप्त हैं, आंतरिक कोर में व्याप्त हैं। पुनः कोर से बाहर निकलने के क्रम में पी तरंगों का विस्थापन 143 से 145 डिग्री के मध्य होता है। हंड्रेड 145 के मध्य होता है। इस प्रकार, अब डायग्राम में समझाएंगे, अभी थोड़ा बस लिख लो। इस प्रकार S1 P1 के मध्य, S1 P1 के मध्य न तो P तरंगें प्राप्त होती है और न ही S, ना तो पी तरंगें प्राप्त होती है और न ही एस। नेक्स्ट, हालांकि यहां पर एल तरंगें प्राप्त हो सकती हैं।
इस P1S1 एवं P2S2 क्षेत्र को P1S1 P2S2 क्षेत्र को P और S तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। P एवं S तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। फिर लिखो, P एवं S तरंगों का छाया चित्र कहते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, इसी प्रकार P1 P2 के मध्य इसी प्रकार S1 S2 के मध्य S तरंगें कभी प्रकट नहीं हो सकती। S तरंगें कभी प्रकट नहीं हो सकती। अतः उसे क्योंकि यहां इस तरंगे प्राप्त नहीं होती एवं इसे इस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। यहां इसको इस तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, छाया क्षेत्र के आधार पर ही बाह्य एवं आंतरिक कोर का निर्धारण किया जाता है तथा दो असंबद्धता रेखाएं निर्धारित की गई हैं। दो असंबद्धता रेखाएं निर्धारित की गई हैं।
पहला लिखो गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा, अथवा ओल्डहैम, OLDHAM, अथवा ओल्डहैम की असंबद्धता रेखा, तो गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा, ओल्डहैम की असंबद्धता रेखा, नेक्स्ट, यह मेंटल एवं कोर के मध्य प्राप्त होती है तथा इसका निर्धारण इस तरंगों के द्वारा किया जाता है। इस तरंगों के विस्थापन के आधार पर, परावर्तन के आधार पर किया जाता है। एवं दूसरा है लेहमैन की असंबद्धता रेखा, लेहमैन, LEHMAN, लेहमैन की असंबद्धता रेखा, जिसका निर्धारण P तरंगों के द्वारा किया जाता है तथा यह बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य प्राप्त होता है। बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य प्राप्त होता है। ओके, और इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब आप लिखो बाह्य कोर क्या है। बाह्य कोर पे आते हैं। बाह्य कोर क्या है? लिखो गहराई 2900 से 5155, भौतिक दशा प्लाज्मा अथवा तरल, घनत्व 10.0, तापमान 4300, ओहो, फिर से बताते हैं आपको। चट्टानीय संरचना निफे,
87% निफे है, 12% सिलिका ऑक्साइड है। तापमान 4300, दाब 2 मिलियन एटमॉस्फेयर, और दाब 2 मिलियन एटमॉस्फेयर, घनत्व 10.0 इसका घनत्व है। फिर लिखो तापमान उच्च एवं सापेक्षिक दाब कम होने के कारण यह क्षेत्र पिघलित दशा में है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% एवं कुल द्रव्यमान का 32% कोर में प्राप्त होता है। यहां रेडियोधर्मी विस्फोट भी प्राप्त होते हैं, जिससे ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रही है। तथा यह अंतर आणविक ऊर्जा का स्रोत भी है। तथा संलयन एवं विखंडन जैसी प्रक्रियाएं कार्यरत हैं, जिनसे ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिनसे ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रही है। अतः इसे पृथ्वी का हीट इंजन भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का हीट इंजन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बाह्य कोर में ही उत्पन्न होता है, जिसका कारण डायनेमो प्रभाव है। जिसका कारण डायनेमो प्रभाव है।
रदरफोर्ड के अनुसार अंतरतम में मैग्नेटाइट अयस्क निरंतर अवतलित होते रहते हैं। जिनके फ्रिक्शन से चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण बाह्य अंतरतम के मैग्मा में चर्निंग मोशन है। थोड़ा लिखना पड़ेगा आज। चर्निंग मोशन है, CHURNING, चर्निंग मोशन है। चर्निंग मोशन मथने जैसा होता है, जैसे दादी माँ कैसे ये मक्खन निकालने वाला जो होता था लकड़ी वाला, उसमें एक अप डाउन ऐसे करके मोशन क्रिएट करती थी, वो चर्निंग मोशन होता है। चर्निंग मोशन मतलब घुमाना नहीं होता है, सर्कुलर मोशन नहीं है चर्निंग मोशन। चर्निंग मोशन मतलब एक अप तो एक डाउन, ऐसे, ये चर्निंग मोशन है। देखो, जिसके कारण कोर एवं मेंटल के मध्य फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, जिसे डायनेमो प्रभाव कहा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं से बनता है। अब लिखो, आंतरिक कोर, इनर कोर 5155 से 6371, कहीं कहीं 6378 ऐसे लिखा मिलता है।
घनत्व 14.0 या 13.8 ऐसे लिखा मिलेगा। नीफे 99%, निकेल और फेरस 99%, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के केंद्र में, जो पृथ्वी के केंद्र का तापमान है उसको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। भार या दाब होगा 3.5 मिलियंस एटमॉस्फेयर, इतना दाब होगा। ठोस अवस्था में है, क्योंकि आप आउटर कोर से देखोगे तो आउटर कोर की तुलना में दाब दुगना बढ़ गया, लेकिन तापमान वहां 4300 था, यहां पर 6000 ही हुआ, उतना तापमान नहीं बढ़ा है। तो दाब ज्यादा बढ़ेगा और तापमान कम रहेगा तो अवस्था ठोस हो जाएगी। प्लीज समझो इसको। और अगर तापमान उच्च रहेगा और दाब उसकी तुलना में कम रहेगा तो चट्टानें पिघलित दशा में प्राप्त होंगी। पृथ्वी में 2 संस्तर पिघलित दशा में इसीलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वहां पर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने का एकमात्र कारण वहां पर है कि जो सामान्य रूप से तापमान बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है गहराई के साथ, उसके साथ साथ वहां पर रेडियो एक्टिव जोन मिलता है। रेडियो एक्टिव जोन इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पर ऑप्टिमम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस होता है, और कुछ मिनरल्स ऐसा है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होता है, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी रहता है। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज हर समय डिके नहीं करेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में करता है, जो कि कुछ डेप्थ पे मिलता है, जैसे 100 किलोमीटर के आसपास में मिलता है, 35 to 75 लिखवाया था, और जैसे ये 2900 के आसपास से मिलता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब सिर्फ यूरेनियम नहीं होता है, बहुत सारा पदार्थ है जो रेडियो एक्टिव है, और बहुत पदार्थ ऐसा है जो कि हम लोगों को नोन भी नहीं है, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है। सारा जितना एलिमेंट्स है हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है क्या? अभी कुछ ऐसा एलिमेंट्स हो सकता है पृथ्वी के अंतरतम में जिसके विषय में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है ना? तो ये चीजें कॉन्जेक्चुरल है, तो हम लोग अपने लिमिटेड साइंस के नॉलेज से अंतरतम की व्याख्या पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को भी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए समझो कि इतना ही साइंस अब तक पहुंचा है, नहीं तो अगर इससे आगे पहुंचा होता तो हम भी पढ़ लिए होते। ओके, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आंतरिक कोर, और आंतरिक कोर में बता दिया सॉलिड है, निफे है, और ऐसा इसका और कोई विशेष महत्व तो नहीं है। अब आप एक और अंतिम लाइन लिखो कि भूकंपीय तरंगे अलग अलग चट्टानों के घनत्व वाले क्षेत्र में अलग अलग गति एवं दिशा परिवर्तन करते हैं।
समझने का टाइम है और बहुत ध्यान से सुनना और इसको समझना। अर्थक्वेक, शैडो जोन और अंतरतम का रिलेशनशिप, ये प्रश्न आया नहीं आज तक, तो इसको आप डबल टिक मार्क करके रखो कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। और जो हमने 70 क्वेश्चंस का एक लिस्ट, एक बुकलेट आपको दिया हुआ है, 70 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है आपको। तो जो हमने क्लास में करवाया, जो हमने 70 क्वेश्चंस दिए, जो पिछले कई वर्षों में 15-20 वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, इन तीनों को ही मिला करके एक क्वेश्चन का साम्राज्य है तुम्हारे पास, जिस पर प्रैक्टिस करना है। और मान लो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कोई ऐसा टर्म मिल गया, कोई ऐसा शब्द मिल गया। मान लो नदी पढ़ रहे हो तो मियांडर मिल गया, तो मियांडर में थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कर डालो, है ना। ज्वालामुखी अगर पढ़ रहे हो, ज्वालामुखी का कुछ प्रकार मिल गया, उसमें कुछ और थोड़ा सा मिल गया, तो थोड़ा उस पर 2 लाइन का ही रिसर्च कर डालो। अब ऐसा आप करोगे ना तो कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आईएएस बनने की प्रक्रिया में तो संघर्ष है ही, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ता है। कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। प्रायोरिटी तो आपका यही होगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारा नहीं। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा, मान लिया हमने, ये हमारा अंतरतम है, कोर यही है हमारा। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये हमारा फोकस है। तो फोकस से एज्यूम करते हैं कि इस वेव चला, तो अगर इस वेव चलेगा तो इस वेव कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस वेव आउटर कोर में प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि आउटर कोर तरल है। तो अगर आउटर कोर तरल है और आउटर कोर में प्रवेश नहीं कर पाया तो सारा इस वेव इस जोन में आपको मिलेगा। ये सब इस वेव इस तरह से निकल जाएगा। लाइंस के द्वारा दिखा रहे हैं इस वेव को। और मान लो इस वेव यहां बीच में आया, तो बीच में आने के बाद ये वापस लौटेगा, आने के बाद वापस लौटेगा, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये जो मैक्सिमम लाइन ऑफ डेविएशन जो आ रहा है हमारा, इसको हमने S1 मान लिया और इसको हमने S2 मान लिया। तो ये जो S1 S2 है, S1-S2 है, यहां पर कभी भी इस वेव नहीं आ पाएगा। अतः इसको हम लोग कहेंगे इस वेव का छाया क्षेत्र। ये इस वेव का छाया क्षेत्र है। कितने लोगों ने समझा? और ये जो एंगल ऑफ डिवीजन है ना, ये लगभग 103 डिग्री, या इसे कुछ लोग 105 डिग्री का मानते हैं। ये भी 105 या 103 डिग्री का ये डिवीजन हो रहा है। आप देखो इसको, इस वेव, ये हम S लिख दिया हमने इसमें, ये सब इस वेव्स हैं, S1 S2 ऐसे करके। तो ये इस वेव्स हैं। मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर इस वेव नहीं आएगा, तो ये पूरा S1 से लेकर के S2 का जो ये पूरा भाग है, ये छाया क्षेत्र है इस वेव का। अब चलते हैं P वेव का बिहेवियर क्या होगा। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यहां जो निकल करके आ रहा है तरंग के स्टडी के आधार पर, यही लाइन कहलाता है गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको देखो, ये गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, या इसी का नाम है
इसी को ओल्डहैम भी कहते हैं, ओल्डहैम डिस्कंटिन्यूटी है ये। अब चलते हैं और देखते हैं कि पी वेव का बिहेवियर कैसे होगा। तो पी वेव तो इंटर कर जाएगी, पी वेव यहां पे देखो ये हमारा इनर कोर है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा इनर कोर है, ये हमारा अर्थ का न्यूक्लियस हो गया। तो जो भी पी वेव है वो अंदर प्रवेश करके उसमें बाहर निकलने के क्रम में इस तरह से डेविएशन होता है। पी वेव सब इस तरह से निकलेगा, ये सब पी वेव का पी, ये सारा पी वेव्स है, इसको हम P2 मान लेंगे और ये हम P1 मान लेंगे। तो P1 और P2 के बीच से सारा P वेव निकलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो भी P वेव इसमें प्रवेश करेगा, जो भी P वेव इसमें प्रवेश करेगा वो डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलना है उसको। जो भी P वेव आ रहा है वो सब डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगा। पहले चूंकि डेंसिटी घटेगी और उसके बाद सेंटर में डेंसिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि ये पहले तो डिफ्लेक्ट होगी, फिर अंदर की तरफ सारा वेव ही अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इस पूरे भाग से जितना भी वेव है सब अर्थ के सेंटर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे इनर कोर की डेंसिटी क्या हो रही है? बहुत बढ़ रही है। तो सारा वेव यहां भी जो आएगा वो भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ये आएगा, ये भी अंदर की तरफ मुड़ेगा। कोर बहुत बड़ा है ना, इसको हमारे छोटे डायग्राम के चक्कर में मत पड़ो, आपको अपनी इमेजिनेशन में लाना होगा इन चीजों को। तो ये जो हमारा ये बाउंड्री है जहां से सारे पी वेव्स अंदर की तरफ प्रवेश कर जा रहे हैं और इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, वो सब अंदर की तरफ प्रवेश कर जा रहा है। डेंसिटी उसको जिधर मिलेगा उधर भागेगा। तो ये जो लाइन है हमारा, यही लाइन कहलाता है लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी है। ये लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी है। और अंदर आने के बाद फिर बाहरी कोर आएगा, तो बाहरी कोर में तो फिर डेंसिटी घटने लगा। अब डेंसिटी घटने लगा तो फिर ये बाहर की तरफ डेविएट करेगा। अब ये जो डेविएशन एंगल है वो P1 के पास मिलेगा 145 या 143 डिग्री का डेविएशन एंगल मिलता है। ये भी वही होगा 145 या 143 डिग्री का डेविएशन एंगल मिलेगा। तो अब देखो S1 और P1 ये जो क्षेत्र है, S1 और P1 ये जो क्षेत्र है, और S2 और P2 ये जो क्षेत्र है, यहां पर ना तो P वेव कभी आएगा और न ही S वेव आएगा, दोनों असंभव है। यानी अगर हम देखेंगे S1 P1 S2 P2, इसके बीच में क्या है? P और S दोनों तरंगों का शैडो जोन बन रहा है। ये दोनों तरंगों का शैडो जोन है, दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है ये। आप देखो और समझने की कोशिश करो। इसको कहेंगे लेहमैन की असंबद्धता, कई बार बताया हुआ है। लेहमैन की असंबद्धता, लेहमैन की असंबद्धता। लेकिन याद रखना है ये फोकस से ऊपर यहां पर क्या है हमारा? एपिसेंटर, यानी हमारा ये अधिकेंद्र है। अब अधिकेंद्र से दो तरंगें निकलती हैं। जो सतही तरंग है, ये सतही तरंग यहां पर अगर ये ट्रेवल करेगा तो ये एल वेव है, सतही तरंग। तो सतही तरंग पहुंच सकता है इस जोन में, छाया क्षेत्र में सतही तरंग प्राप्त हो सकता है, लेकिन तभी संभव है जब अर्थक्वेक बहुत हाई इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड का हो। अर्थक्वेक का जब मैग्नीट्यूड बहुत होगा, जब उसमें ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलेगी, तभी एल तरंग यहां तक पहुंच सकता है। सामान्यतः एल तरंगें छाया क्षेत्र के पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो
तो जो PS छाया क्षेत्र है वहां पर कभी भी एल तरंग ज्यादातर तो नहीं मिलता है, लेकिन संभावना होती है कि मिल सकता है। तो यूपीएससी के पीटी में कभी पूछे कि छाया क्षेत्र में कौन सी तरंग प्राप्त हो सकती है, तो ये मत लिखना कि कोई तरंग प्राप्त नहीं हो सकती है, एल तरंगे वहां प्राप्त हो सकती है। ये तुम्हारे पीटी के उद्देश्य से मैंने समझा दिया। भविष्य के गर्भ में ये प्रश्न छुपा हुआ है, आज नहीं तो कल आएगा। कितने लोग समझ गए मुझे बताओ। रेडियो एक्टिव लेयर का डेप्थ बता दीजिएगा। बताया तो था मैंने, शायद पहला है 35 से 75, या दुर्बलता मंडल मान लो उसको। और क्वेश्चन पेपर शायद नहीं मिला है अभी तुमको दीपक, तो मिलेगा। सत्तर क्वेश्चन का लिस्ट अभी नहीं मिला है। ओके, हो सकता है आपने लेट एडमिशन लिया हो, अभी पैकिंग चल रहा हो। पूरा समझ गए। परमजीत, सुरजीत, सर्वेश, प्रशांत, मस्त लगा, अच्छी तरह समझ गया है। रवि, संकल्प, सौम्या, सब लोग समझ गए। राजीव, अरुण, अभिषेक, यस सर, डाउट्स क्लियर। अलीशा खान, हर्षित, अर्चना, ओके, ग्रेट ग्रेट, वेल डन। SMS लिखते रहना जी, मुझे क्वेश्चन आए, डाउट्स आए, तभी तो लाइव क्लास का मजा है। मुझे भी तो लगे कि तुम लोग सब हो मेरे साथ जुड़े हुए, नहीं तो कई बार लगता है कि दीवारों से बात कर रहे हैं। फिर खामोशियां गुनगुनाने लगी, भला गाना याद आ जाता है मुझे। क्वेश्चन सेट करो श्री सर, ऑफिस में फोन करो, बोलो कि क्वेश्चन क्यों नहीं मिला है। अच्छे से प्यार से बोलना है। 70 क्वेश्चन का एक लिस्ट है और बुकलेट बना हुआ है पूरा, उसमें आपको क्वेश्चन वहीं से फंसता है बहुत। चलो ओके, नाउ एक बार छोटा सा एक डायग्राम जिसमें ये रहा हमारा समझने का अंतिम
प्रयास पूरे कॉन्सेप्ट को दिल से और दिमाग से समझ लेना है बस। यह है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हमारा ओशियानिक क्रस्ट, ये समुद्र तल 0 किलोमीटर और ये 35 किलोमीटर्स। फिर ये हमारा है 100 किलोमीटर्स। फिर ये हमारा है 400 किलोमीटर्स। फिर ये हमारा है 700 किलोमीटर्स। फिर यहाँ पे आप ले लो 2900 किलोमीटर्स, 5155, 6371। इस डेप्थ लाइन को पहले ले लो, अर्थ की संरचना को दर्शाने के लिए इस लाइन को लिया जाता है। अब ये क्या है हमारा क्रस्ट, तो यहां से लेकर के 2900 तक क्या हो गया हमारा मैंटल, और 2900 से लेकर नीचे क्या हो गया कोर। रिवीजन करो कितना आसान है। फिर इधर आएंगे हम लोग, तो ये जो भाग है ये कहलाता है स्थलमंडल। ये हमारा स्थलमंडल है। क्रस्ट यानी हो गया भूपरपट्टी, इतना तो पता ही है। प्रवर, अंतरतम, है ना। और 700 से ऊपर का जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे भाग को क्या कहेंगे अपर मेंटल, और नीचे वाले को कहेंगे लोअर मेंटल, है ना। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। अब ये कोर है तो ये क्या कहलाएगा आउटर कोर, बाह्य कोर, ये इनर कोर। आप देखो इसको, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब स्थलमंडल के बाद 100 किलोमीटर तक तो यही स्थलमंडल का भाग है। अब ये है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल है ये भाग हमारा दुर्बलता मंडल हो गया। उसके बाद ये भाग हमारा आग्नेय मंडल हो गया, आग्नेय मंडल हो गया। और ये हमारा मध्य मंडल कहलाता है, और ये हमारा बैरी मंडल कहलाता है, बैरिस्फीयर कहलाता है, आउटर कोर। और नीचे वाले को हर जगह ही अंतरतम शब्द से संबोधित किया गया है। तो देखो 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन सामने निकल कर के आ रहा है। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या निकलेगा, ये हमारा है कॉन्टिनेंटल, ये हमारा कॉन्टिनेंटल, इसको ही हम लोग सियाल कहते हैं, है ना। ये सियाल हो गया। और पूरा जो मेंटल का ये भाग है वो SIMA, ये पूरा सीमा है। और ये भाग कहलाएगा NIFE, यानी ये पूरा निफे है। तो हम लोग सियाल, सीमा, निफे को ही एक चार्ट में दिखा सकते हैं, है ना। आप ये भी दिखा सकते हो कि ये भाग का फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये पिघलित दशा में है। दुर्बलता मंडल भी पिघलित दशा में है, इसलिए इसको LVZ कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक रेडियो एक्टिव लेयर भी है, यहीं पर रेडियो एक्टिव लेयर है। और यहाँ भी आउटर कोर के ऊपरी भाग में रेडियो एक्टिव लेयर है ना। अब ये पूरा दिखा सकते हो, ये है हमारा ठोस,
घनत्व है 13.8। ये है हमारा, क्या लिखेंगे, तरल द्रव्य। वैसे है तो ये प्लाज्मा की दशा में, लेकिन इसको लिखा जाता है तरल ही, तो ये लिक्विड लिखा जाता है, लिक्विड होता नहीं है, पानी मत सोचने लगना है इसको। तो ये प्लाज्मा या जेल, प्लाज्मेटिक लिख दो इसको, प्लाज्मेटिक दशा में है। इसका है घनत्व 10.0। इसी तरह से ये फिर मध्य मंडल है, बिल्कुल सॉलिड। इसी तरह से इसको, ये यहां पर है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड है। ये यहां पर है मेल्टिंग पॉइंट पे चट्टानें यहां पहुंच जाती हैं। ये भी लिक्विड की तरह बिहेव करता है। सियाल है ही ब्रिटल। तो इस तरह का लेरिफिकेशन आप करके दिखा सकते हो। सब में हमने टेम्परेचर लिखवा दिया है, घनत्व लिखवा दिया है, तो इसको बहुत अच्छा डायग्राम बना करके आप दिखा सकते हो। डायग्राम को बना लिया। ओह, थैंक यू। क्या बोलें, शब्द नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोग हमारी झूठी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन अच्छा है, हम नहीं सिखाया है कि तारीफ करते रहो लोगों का, उससे सामने वाले की उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी बढ़ती है, खुशी मिलती है उसको। तो ये है ना, ये स्ट्रक्चर आप इसको याद रखो। और इसी में अगर आपको दिखाना हो कि लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सबको दिखाना होता है, तो ये हमारा जो लाइन है, सबसे पहला लाइन है ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया। और ये हमारा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। ये तो ओशियन है, तो ये जो लाइन होगा यही कहलाएगा कोनार्ड। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। और ये तो क्रस्ट है ऊपर में। अब क्रस्ट और मैंटल है इधर, क्रस्ट और मैंटल के बीच में ये जो लाइन होगा ये कहलाएगा मोहो। मोहो की असंबद्धता रेखा है। अब मैंटल में यहां पर ये है हमारा 35, तो ये था हमारा 100 वाला। मैंटल तो यहां से ही शुरू हो गया है, मैंटल यहां तक जाएगा। ये हमारा है 2900 किलोमीटर, जिसको हमने आपको बताया था कि ये गुटेन्सबर्ग है, गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा है। 100 के पास हमने, और एक 700 है। मैंने शायद आपको कल बताया था कि 100 पे रैपिटी है, लेकिन रैपिटी 700 पे है, और 100 पे सैंग्विन है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा शायद कल। 100 के पास सैंग्विन है और 700 के पास रैपिटी है। गुटेनबर्ग 2900 पे है, और 5155 ये तो हमारा कोर का पार्ट है। तो यहां पर है लेहमैन। ये लेहमैन की संरचना है। यहां पर लेहमैन का डिसकंटिन्यूटी लाइन है। तो इससे आप दिखा सकते हो कि लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या बना हुआ है और आंतरिक संरचना को कैसे हम लोग देख पाते हैं। अब जैसे मान लो यहां पे और भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये जो कोनार्ड है, कोनार्ड को हम लोग पीजीएसजी वेव के बिहेवियर से देखते हैं। मोहो को हम लोग पी स्टार एस स्टार के बिहेवियर से देखते हैं, और सैंग्विन को भी हम लोग पी स्टार और एस स्टार के बिहेवियर से ही आइडेंटिफाई करते हैं।
रैपिटी को भी हम लोग पी स्टार और एस स्टार के बिहेवियर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। यानी इसके द्वारा हम लोग मेंटल का ज्ञान लेते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा हम लोग भूपर्पटी यानी क्रस्ट का ज्ञान लेते हैं। और नीचे जब आओगे छाया क्षेत्र वाले भाग में, ये जो भाग है, कोर का जो भाग है, इसमें हम लोग पी और एस वेव के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनके इस लेयर का, इसके एग्जिस्टेंस का। इसको भी नोट डाउन करो, ये डायग्राम भी काम आएगा और क्लैरिटी भी बनेगा इससे। वेद प्रकाश वर्मा सर, आपके नोट्स कुछ नहीं लिखा है, बट आप जो लिखा रहे हो वो बढ़िया है। नोट्स क्यों देंगे बढ़िया? चलो, यकीन हो गया। जो लिखा रहे हैं, जो क्लास में बता रहे हैं, वही सब कुछ है। जो नोट्स है वो तो किताबों का एक संकलन है ना। जो बुकलेट आपको दिया जाता है वो तो मैंने किसी से तैयार करवा दिया है। उसका आधार ये है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आपके किताबों को पढ़ने के नीड को ख़त्म करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें सविंदर सिंह से, तो कुछ कहीं कहीं से निकाल करके डाली हुई चीज़ें हैं। क्लास में जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो नोट्स कैसे हो सकता है? अब आप जितनी बार एडिशन करते हैं अपने नॉलेज में, आप पढ़ करके इम्प्रूव करते रहते हैं क्लासेस को, सब कुछ नोट्स में कैसे दिया जा सकता है? नोट्स तो बाजार में देखो ऐसे ही लोग बेच रहा है। आप इस सच को जानो कि हमारा नोट्स भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। कितना वेबसाइट्स बना करके बेच रहा है सब, और सब गलत नोट्स है। तुम्हारे पास जो नोट्स जा रहा है, तुम देखना ये नोट्स उससे मैच नहीं करेगा। अब हमारे नोट्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रवि पढ़ा रहे हैं, तो वो वही पढ़ा रहे हैं ना जो 8 साल 10 साल पहले हमसे पढ़े थे। उन्होंने ये कोशिश नहीं किया कि हम आगे इम्प्रूव करें, और जो डिस्कशंस पहले हम उस काल के अनुसार किया करते थे, आज वो लोग फिर वहीं फंस गए, उतने में ही खुश है, और बच्चा स्टूडेंट भी उतने में ही खुश है। तो ये समस्या तो है। हिंदी माध्यम का टीचर जो बनता है वो कभी मेहनत नहीं करना चाहता। उसको तो जैसे ही कुछ पैसा आया, बस वैसे ही गाड़ी और तेवर और एंगल और कपड़ा और ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए तुम लोग अगर सोच रहे हो कि जो नोट्स बुकलेट हमने दिए हैं उसके आधार पे कुछ होगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा। उससे बढ़िया तो बिल्कुल लाइव क्लास में जो
मेरे पास देने के लिए है या कहने के लिए है बातें, वो चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये आपने देखा, अब इसमें एक चार्ट भी आपको हम देते हैं, इतना सारा डायग्राम्स दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको मिस नहीं करना और इस पे अच्छा काम करना होगा। पी स्टार, पी जी, एस स्टार, एस जी। अब ये तरंगों का हमने एक ग्राफ बना दिया, सिस्मोग्राफ मान लो ये है, तो सिस्मोग्राफ है। अब यहाँ पर हम स्केल तो सही नहीं ले पाएंगे, इसको 0 किलोमीटर मान लिया, तो इसको हमने मान लिया कि ये 35 किलोमीटर है, यानी ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट। अब इसके नीचे आओ तो ये हमारा 100 किलोमीटर वाला है, ये हमारा 700 वाला है, ये हमारा 2900 वाला ग्राफ का लाइन होगा, ये हमारा 5155 होगा, 6371। अब तो रट गया होगा आपको, इतनी बार मैंने बना दिया। अब देखते हैं कि बिहेवियर कैसे होगा। तो सबसे पहले एसजी वेव से चलते हैं। तो एसजी वेव यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ के इस भाग में यहाँ पर हम लोगों ने डेप्थ लिया है, यह है गहराई। नीचे की तरफ आओगे तो गहराई बढ़ रही है। और अगर ग्राफ लाइन में इस दिशा में अगर डेविएशन होता है, किसका, सिस्मिक वेव्स का डेविएशन अगर हमारे राइट की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ये हम वेलोसिटी या उसके इंटेंसिटी को हमने ग्राफ के नीचे रखा हुआ है। यानी अगर ग्राफ का लाइन स्ट्रेट आ रहा है, देखो स्ट्रेट आ रहा है अगर ग्राफ का लाइन, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां आने के बाद ये ग्राफ का लाइन इधर भागा, एसजी वेव यहां पे आने के बाद इधर भाग गया। यानी ये जो लाइन है जहां से ये डेविएशन हुआ है, यहां आने के बाद ये भी इधर की तरफ भागा है, ये दोनों भागा है। यानी यहां पर जो हमारा ये लाइन आ रहा है, यही लाइन क्या कहलाएगा, ये सब जितना भी है ना, सब वहां पे भाग जाता है। लेकिन पीजीएसजी को विशेष रूप से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो यही हमारा क्या बनेगा, कोनार्ड। यही हमारा कोनार्ड का डिसकंटिन्यूटी लाइन है, जिसको हम लोग पी और एस, पीजीएसजी वेव के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद 35 किलोमीटर के पास हमारा लाइन था मोहो की असंबद्धता रेखा। तो मोहो की असंबद्धता रेखा है वो यहां पे आने के बाद एक बार और इसमें देखोगे एक बार और ये थोड़ा स्टेबल होकर के फिर ये तेजी से भागती है, यानी स्टेबल होकर के फिर ये इस तरह से भागती है, यानी फिर उसमें गति आती है। और यहाँ पर दूसरा असंबद्धता रेखा हम लोगों को मिल रहा है, पहला कोनार्ड और दूसरा मिलेगा 35 पे मोहो, जिसको हम लोग पीजीएसजी वेव से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद पीजीएसजी वेव यहाँ आने के बाद ये जो 100 वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आने के बाद ये डिसिपेट कर जाता है, इसका फिर कुछ फ्यूचर नहीं नजर आता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ चला गया ये। तो पीजीएसजी वेव का रोल सिर्फ कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के लिए और मोहो के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? सिस्मोग्राफ पे दिखा रहे हैं आपको। भविष्य का प्रश्न है यार, सिर्फ सविंदर सिंह को पलट करके, और पीसीएस तो निकल जाएगा, आईएएस नहीं निकलने वाला है। आईएएस में तुम देखो क्वेश्चन का पैटर्न पिछले 5 साल से कैसे चेंज किया हुआ है। अब मेंटल में हम लोग पी स्टार एस स्टार वेव का यूज करते हैं। तो मान लो कि एस स्टार वेव यहां से चला तो इसमें डिविएशन हुआ, सही बात है। उसके बाद फिर यहां से इसमें भी थोड़ा डिविएशन होता है, लेकिन ये फिर एस स्टार वेव 100 के पास आने के बाद ये वापस लौट जाता है। एस स्टार वेव क्रॉस नहीं कर पाता है इसको। इसका मतलब है कि 100 के नीचे तरल माध्यम निश्चित रूप से मिल रहा है, और ये 100 के पास सैंग्विन की डिसकंटिन्यूटी लाइन है। और अगर इसे यहीं पे हम पी स्टार एस स्टार को देखेंगे तो ये आ रहा है, इस पर थोड़ा बहुत चेंज होता है, वेलोसिटी का बहुत तेजी से निकल रहा है, और 100 आने के बाद ये अचानक से वीक हो जाता है। देखो ये वीक हो गया, लेकिन 700 के बाद फिर ये तेजी से ग्रो करता है, ये वीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये माध्यम यहाँ क्या है, तरल है,
ये तरल माध्यम है, समझो इस चीज को। और 29 में आने के बाद फिर ये नीचे जाकर के इस तरह से ये भी गुम हो जाता है, फिर इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, गति कम है ना इसमें। तो ग्राफ पर जो इमर्ज कर रहा है उसको ध्यान से देखो। तो 700 के पास हम लोगों को मिलेगा रैपिडी की असंबद्धता रेखा, जिसको हम लोग पी स्टार वेव से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 700 के बाद अचानक पी स्टार वेव तेज हो गया है। अब देखो पी और एस वेव का देखो, तो पी और एस वेव में बहुत ही कम अंतर आता है। यहां पे आने के बाद थोड़ा सा ये 100 के पास आने के बाद फिर इसमें गति घट जाती है, यानी तरल माध्यम है। इस वेव का भी देखोगे तो ये आने बढ़ता है, फिर ये 100 के बाद आने के बाद इसकी भी गति घट जाती है, लेफ्ट की तरफ आएगा, नहीं गति घटी। अब ये फिर इसकी गति बढ़ती है और यहां से आके वापस, क्यों? क्योंकि ये तरल माध्यम है, ये तरल माध्यम है, तो इस वेव वापस लौट गया। और यही यहां पे आने के बाद 2900 तक इसकी गति बढ़ती है, बट इसकी फिर घटने लगती है, इस तरह से घट जाती है, और फिर यहां पर आकर के गति इसकी बढ़ जाएगी, फिर यहां पे आगे गति बढ़ जाएगी। यानी ये भाग क्या हो गया? ठोस, ये ठोस हो गया। ये क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि तरल है। इस वेव वापस लौट गया। ये हमारा क्या था? इस वेव था, ये हमारा पी वेव था, ऊपर से दिख ही रहा है। अब इसी 2900 को हम लोग क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग या ओल्डहैम। तो आप गुटेनबर्ग, और ये हमारा कहलाएगा लेहमैन। गजेंद्र, हम क्या करें? पूरी दुनिया पागल है। लोग सोचते हैं कि हमको आईएएस बनना है और डायरेक्ट कोर्स नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि नोट्स खरीद करके, आधी क्लासेस लेकर के, कहीं किसी और कुछ क्लास लेकर के अपना लाइफ टाइम पैसा बर्बाद करके और ऐसे ही घर बैठे रहते हैं। तुम ऐसा देखोगे तो 90% लोगों का यही हाल है। और ये चीज़ें हमारे कल्चर में आ गई हैं। 10 रुपया सामान कैसे सस्ता मिले, कहाँ पे जाएं 5,000 रुपया कम हो जाए, ये हमारे कल्चर में आ गया। अब इसका एक कहावत है, हमारे ही दादा नानी लोग कहा करते थे कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ये कहानी सुने हो तुम लोग? अब हमने भी इसको लाइफ में देखा। पहले भी हम भी उसी कल्चर से आते हैं, तो मेरा भी वही स्वभाव था, अपने लिए भी वही स्वभाव था कि आईएएस का मेंस देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसा कैसे बच जाए, छोड़ो ना, करंट अफेयर खुद ही कर लेंगे। अरे भाई, अगर कर लिए होते तो एक कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस से कुछ चीज़ें मिलती है, उससे टीचर कुछ ना कुछ दे करके ही जाता है, और उससे आपका हो सकता है जो जीएस में 280 286 नंबर आया था, वो हो सकता है 320 हम कर देते। टैलेंट तो था ही अंदर में भरा हुआ। तो ये चीज़ें होती है ना कि कैसे छोटी से पुश से कैसे इंप्रूव कर दोगे। हम तो देखो जिम में देखते हैं कि जाते हैं तो कहता है चलो 20 बार कर लो, तो 20 बार ऐसे ऐसे कर लिए, और ट्रेनर अगर आकर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसको दिखाने के चक्कर में या प्रेशर में अपने आप ही अच्छा होने लगता है, और एक बार उधर टच करता है कि सही नहीं हो रहा है तो और पावर आ जाता है। वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग में सिर्फ क्या करता है कि उंगली ऐसे लगाता है, एक्टिंग करता है कि हम पकड़े हुए हैं, तो ताकत बढ़ जाती है। अब क्या समझाएं, ये पूरा जो कल्चर हमारा ग्रो कर गया है, हिंदी मीडियम बेल्ट का जो कल्चर ग्रो कर गया है। हम किसी से कुछ नहीं कहते, आराम से अपनी ज़िंदगी। तुम्हारे ऐसे 100-200 लोग तो मुझे मिल ही जाते हैं। पिछला वाला डायग्राम दिखाना है, ये डायग्राम देख लिया, बना लिया, सारा डायग्राम दिखा देते हैं। ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम, देखो कौन सा चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है।
टॉपिक्स का चेन नहीं बन पा रहा है, इसका कारण ये है कि पहली बार पढ़ रहे हो। मुझे ही अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाए तो मेरा भी चेन नहीं बनेगा ना। चेन बनेगा तब जब, जैसे मान लो कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे हम ले जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाएंगे तो फिर शुरू से एक कहानी फिर कहेंगे आपको तो वो आपका बनेगा। और जो चेन अब बनना है ना, वो आंतरिक संरचना से अब चेन बनना है। उसके पहले का डिस्कशन तो यही था कि संरचना क्या है वो समझ लो, उच्चावच क्या है समझ लो, लैंडफॉर्म क्या है समझ लो, लैंडफॉर्म के प्रकार क्या है समझ लो। तो वो तो एक ऐसे बेसिक था, उस बेसिक वाले में नहीं जाओ। उसी संरचना में मैंने थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया कि भाई क्वेस्टा हॉगबैक टोपोग्राफी को भी पढ़ा दिया। तो वो तो एक टीचर को करना होगा, मतलब कोई भी जो देख रहा है यूपीएससी को समझ रहा है उसको तो इस लेवल तक ले जाना होगा। तो तुम्हारी खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको कि बनना है आईएएस, उनको तो वो चीज़ चाहिए। तो हम तो दोनों देने का प्रयास करते हैं। आपको बेसिक्स भी दे रहे हैं, संरचना भी पढ़ा रहे हैं, लैंडफॉर्म भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेस्टा टोपोग्राफी पढ़ाएंगे तो तुम लोग का मुंह फूलने लगता है, सूझना शुरू हो जाएगा दो चार लोगों का मुंह कि ये क्या था, कैसे था, इसमें और पढ़ाते। अगर क्वेस्टा टोपोग्राफी को ही और एक दिन पढ़ाएंगे ना तो ज्योग्राफी फिर 1.5-2 साल पढ़ते रहो। इसलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए भी सीखना पड़ता है आईएएस बनने के लिए। क्वेस्टा टोपोग्राफी या हॉगबैक टोपोग्राफी जो भी था, 5 पॉइंट लिखवा दिया, डायग्राम बना दिया, शांति से रहो, यही भलाई है, तुम्हारे हित में यही है। स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड हो जाओ सर, डायग्राम नहीं दिख रहा है देखो बनाओ इसको, डायग्राम को। कोर में डायनामो इफेक्ट क्या है, ये अर्थ के मैग्नेटिज्म में हम आपको पढ़ाएंगे। हमने थोड़ा सा लिखवा दिया है क्योंकि आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस लिखने जाते हो और कोर पे कोई बात आई तो आपको वहाँ लिखना होगा। लेकिन रदरफोर्ड के थ्योरी और बेनहेम के थ्योरी और कई थ्योरीज को हम अर्थ के मैग्नेटिज्म में हम पढ़ाएंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करो। अब डायग्राम का स्क्रीनशॉट नहीं आता है, मुझे तो पता नहीं है टेक्निकल साइड में क्या है। चलो ओके, हो गया। और इतना ग्राफ और ग्राफिक्स का प्रयोग इस टॉपिक में किया गया है कि आप खुद बैठ के किताब लिख सकते हो। चलो ओके,
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक नई कहानी शुरू होने वाली है। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका टाइटल है महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है 1912 में सिद्धांत दिया गया, 1915 में प्रकाशित हुआ और 1924 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश अनुवाद किया गया। महाद्वीपीय सिद्धांत में पहले देख लो एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी हैं, जिन्होंने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन पर एक मैप प्रस्तुत किया, एक वर्ल्ड मैप बनाया, जिसमें इन्होंने सभी तटों की साम्यता को दर्शाया है, तटीय साम्यता को, यानी ये इन्होंने जिगसॉ फिट, जो सभी कॉन्टिनेंट आपस में फिट करते हैं, उसको दर्शाया है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि इनके पहले 1858 में एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी ने विश्व के मैप में साम्यता दिखाया। जैसे अगर आप देखोगे तो अटलांटिक के दोनों तटों को देखो, ध्यान से सुनना है, अटलांटिक के दोनों तटों को देखो तो दोनों तटे ऐसा लगता है कि दोनों कॉन्टिनेंट को अगर सटा दोगे दोनों तरफ से तो सब आपस में फिक्स कर जाएगा। तो ये एक अद्भुत संयोग था, या ये वास्तविकता थी, क्या थी, इसके विषय में सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी ने लिखा है कि सभी महाद्वीप पहले एकत्रित थे, पैंजिया था। पैंजिया का मतलब क्या है, सब नोट डाउन करना है। पैंजिया का मतलब क्या है, दो शब्द है इसमें, पैन और जिया। पैन और जिया। पैन का मतलब क्या है, जैसे पैन इंडिया, इंटायर, संपूर्ण। पैन इंडिया ट्रेड हो रहा है, पैन ग्लोबल, पैन मतलब पैन कॉन्टिनेंटल, इस तरह से शब्द का प्रयोग होता है। और जिया मतलब, जिया से जियो शब्द बन गया है, यानी कि भू, यानी कि पृथ्वी, यानी संपूर्ण भू पर संपूर्ण कॉन्टिनेंट्स, सभी कॉन्टिनेंट्स। भू का मतलब यहां पे होगा कॉन्टिनेंट। तो सभी कॉन्टिनेंट्स का जो संपूर्ण भाग है, जोड़ करके जो सब बनाया हुआ भाग है, उसको पैंजिया कहते हैं। तो सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट कर रहे थे। जैसे इसका तुमको एक छोटा सा डायग्राम पे हम दिखाना चाहेंगे कि डायग्राम में तुम देखोगे तो ये हमारा, मान लो अगर साउथ अमेरिका है तो ये हमारा इस तरह से बना हुआ अफ्रीका है। अगर तुम देखोगे तो ये ब्राजील का ये भाग यहाँ फिट बैठ रहा है, केप साओ रॉक यहाँ फिट बैठता है गिनी कोस्ट में, और ये जो बल्ज है ये यहाँ फिट बैठ रहा है। ऐसा लगता है जैसे साउथ अमेरिका अफ्रीका से टूट करके अलग निकला हुआ है। तो इस बात को सबसे पहले सत्यापित किया था एंटोनियो पेलिग्रिनी ने। हालांकि देखो, तटीय साम्यता की बात अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहला नाम है फ्रांसिस बैकन का। सबसे पहले फ्रांसिस बैकन, ये तो बेचारा 1628 में ही बोल रहा था कि भाई नाविक है ये, फ्रांसिस बैकन एक नाविक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अफ्रीकी तट है, पश्चिमी तट है, वो अमेरिका, साउथ अमेरिका के तट से साम्यता रखता है और दोनों आपस में फिट बैठते हैं। ये फ्रांसिस बैकन पहला व्यक्ति है जो कि बात करता है। उसके बाद कई लोग फिर आए, पी प्लेसेट आए, पी प्लेसेट का नाम आता है। इन्होंने 1668 में तटीय साम्यता पर फिर इन्होंने लिखा है। फिर वही तीसरे में आपका एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी आ गए।
फिर फोर्थ में 1910 में टेलर एंड बेकर है, टेलर एंड बेकर। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से, मतलब अच्छा लिटरेचर के साथ, साइंस के साथ, कुछ प्रमाणों के साथ इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम भी क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। वो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ही है। अब इसको समझो कि फ्रांसिस बैकन, पी प्लेसेट, एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी, फिर ग्रिफिथ, टेलर एंड बेकर, तो ये सब लोग पहले कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। लेकिन जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है 1912 में, 1915 में पब्लिश किया, 1924 में इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, और ये व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर। जर्मन है, ये जर्मन है। और तुम लोगों को एक रिलेशनशिप बताएंगे कि जो कोपेन है, कोपेन और थॉर्नथवेट जो क्लाइमेटोलॉजी में है, तो कोपेन के ये वो होते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो बेटी का पति हो, दूल्हा, अरे घर जमाई, दामाद, ऐसे ही दामाद, दामाद। उन्नीस 1912 ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है, ये अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है जिसको कि पढ़ा जाएगा। और एक एक्सरसाइज और हम लोग करते हैं। आज तक, अभी तक आपने क्या पढ़ा? आज तक सबसे पहले आपने पढ़ा भू आकृति विज्ञान क्या है। भू आकृति विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, चेन की तरह कैसे नहीं आना चाहिए। भू आकृति विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के 3 प्रकार बताए मैंने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लैंडफॉर्म की परिभाषा दी और लैंडफॉर्म का ऑर्डर बताया। इसके बाद मैंने डेविस और थॉर्नबरी और गिलबर्ट तीनों की परिभाषा बताई कि लैंडफॉर्म क्या है। और लैंडफॉर्म की परिभाषा में एक शब्द निकल करके आया, संरचना। फिर हमने बताया कि लैंडफॉर्म के उत्पत्ति जन्य कारक कौन से हैं, उत्पत्ति जन्य कारक कौन से हैं, और दूसरा उनको नियंत्रक कारक कौन से हैं। उत्पत्ति जन्य कारक कौन से हैं और नियंत्रक कारक कौन से हैं। उत्पत्ति जन्य कारक में हमने आपको बताया अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति। फिर हमने अंतर्जात शक्तियों का वर्गीकरण पढ़ा दिया, अस्लाकृतियों से जोड़ दिया। अंतर्जात शक्तियां क्यों उत्पन्न होती है उसको पढ़ाया। उसमें हमने आपको रेडियो एक्टिविज्म, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, उसमें हमने अंतर्जात शक्तियों में आपको कन्वेक्शनल करंट, ये सब पढ़ाया। बहिर्जात शक्ति में मैंने आपको 5 एजेंट बताए, नदी और भौम जल वाला था। फिर उनसे कौन सी अस्लाकृतियां बनती है उसका एक चार्ट बना करके दिया। उनका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है उसको पढ़ाया। नियंत्रक कारक में हमने आपको पढ़ाया, संरचना पे ज्यादा बल दिया। और इसी में फिर क्या था, जलवायु था, ढाल था, उच्चावच था, ये सब की हमने व्याख्या की। समय था, अवस्था था, ये सब की व्याख्या की। अब लिंक नहीं मिल रहा है तो ज्योग्राफी लिए क्यों हो ये समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे तो एंगर तो थोड़ा आता ही है। इस ऐसा लिंक तो कहीं पे है ही नहीं, न किसी किताब में, न किसी। तुम लोग चाहते हो कि हम सविंदर सिंह उठा लें और पर्वत की क्या है वो, पता नहीं कहां से क्या लिंक। जो तुम्हारा सिलेबस है यही है ना, तुम्हारा सिलेबस जो बनाया गया है उसमें यही लिंक है। तुमको अगर सविंदर सिंह से पढ़ना है तो सविंदर सिंह से पढ़ो। क्या लिंक नहीं मिल रहा है? इससे सुंदर लिंक ही नहीं हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि इस पे कोई किताब लिख दे, स्ट्रक्चर बन रहा है निकल करके। अब मैंने फिर आपको आंतरिक अंतर्जात शक्तियां बताई। अब अंतर्जात शक्तियों के बाद हम यहीं से आगे निकल करके गए हैं। ये वाला पार्ट बहिर्जात वाला हमारा इधर दूसरा साइड है। अंतर्जात शक्ति से ही निकल करके हमारा कौन सा टॉपिक आ गया? आंतरिक संरचना, जिसमें हमने आपको फिर भूकंपीय तरंग के आधार पर पढ़ाया। आप चाहते हो कि हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा के निकल जाए तो निकल जाते हैं। पी स्टार एस स्टार से क्या मतलब है तुम लोगों को? मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है भाई। तो इसी से तो आंतरिक संरचना निकला है, और आंतरिक संरचना का ज्ञान हो गया। हम लोग अब क्या पढ़ लिए? भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने क्रस्ट को पढ़ लिया। अब महाद्वीपीय विस्थापन में जा रहे हैं, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन से हम लोग क्रस्ट का उत्पत्ति, क्रस्ट में स्थलाकृति कैसे उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय विस्थापन से हम लोग जाएंगे प्लेट टेक्टोनिक में, प्लेट टेक्टोनिक से हम लोग जाएंगे ज्वालामुखी में, पर्वत निर्माण में, भूकंप में। ऐसे ही पढ़ा जाएगा। यही तो लिंक है, और क्या लिंक है? पढ़ने का काम थोड़ा तेज करो। प्रीवियस क्लास रिवाइज नहीं करोगे, टाइम काट रहे हो, पता नहीं कैसे काट रहे हो। गजेंद्र सही लिख रहा है। अरे हम तो अपने अनुसार पढ़ाएंगे ही, आज तक पढ़ाए ही ना, मुझे कौन पढ़ाएगा? इसीलिए देखो हमारे क्लास में क्या होता है कि हर बार क्लास में ही होता है कि अगर 400 लोगों की भीड़ है तो उसमें से 50 लड़का मुंह फुला करके निकलता है, क्योंकि उसको पता नहीं किस अनुसार से पढ़ना है। ये समझ, हम उसको इतना खूबसूरत चीज दे रहे हैं और वो बेचारा सविंदर सिंह पलट रहा है, 5 गधों का नोट्स उठा रहा होगा। मुझे क्या पता क्या कर रहा है वो। जिस लिंक से, जिस जैसे सिलेबस तुम्हारा यूपीएससी का बना हुआ है, तुम देखो कि जैसे सिलेबस बना हुआ है, वो सिलेबस बनाने वाले कितने बड़े विद्वान होंगे। वो सविंदर सिंह से ज्यादा बड़ा विद्वान है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ना ही नहीं है तुमको, बिग बैंग थ्योरी पढ़ना ही नहीं है तुमको सीधे पढ़ना है स्थलाकृति क्या है। भूआकृति का मतलब ही होता है, भूआकृति विज्ञान का मतलब ही होता है कि स्थलाकृति का अध्ययन। और स्थलाकृति के अध्ययन में 2 भाग बढ़ जाता है, अंतर्जात, बहिर्जात। हम अंतर्जात लेकर के भी चल रहे हैं, बहिर्जात का इंट्रोडक्शन कर दिया है। अब डेविस और पेंक आएगा, भूआकृतिक चक्र आएगा तो बहिर्जात फिर से आने लगेगा। लिंक तो तुमको इस्टेब्लिश करना है, हमारा तो बिल्कुल लिंक चल रहा है। नाराज नहीं हो रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि स्टूडेंट को जितनी गहराई से जाकर के दो और इतना डीप दो और सब कुछ देने की कोशिश करो, फिर भी स्टूडेंट है ना वो अपना रंग ढंग। अरे कभी ये सोचो कि क्या आपने बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक कितना पढ़े हो तुम? अब तो पढ़ो, अब तो मेहनत करो। नहीं पढ़े हो तो अब कम से कम 10-12 घंटा झोंको अपने आप को। उसको करने लगोगे तुमको लिंक मिलने लगेगा। हमारा सब लिंक किया हुआ है और इसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है। नाराज नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया ऐसे कि उसको लिंक ही नहीं मिल रहा है। सिलेबस नहीं देखते हैं लोग। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं होते, ऐसा मत सोचना। कई बार हम बोलने लगते हैं, इस दुख में बोलने लगते हैं कि अरे यार अब क्या इनको दिया जाए, इतना सुंदर लिंक है
और इस पैटर्न पे किताबें लिखी जानी चाहिए इस तरह से कि भूगर्भ शास्त्र और ज्योग्राफी को जोड़ करके इसी तरह से लिंक बनाना चाहिए। सविंदर सिंह ने जितनी परिभाषाएं दी हुई है, जितनी थ्योरीज दिए गए हैं, उसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं, बहुत 80% चीजों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो तो आपके समझ में आ जाएगा। चलो ओके डन, कल मिलते हैं और कल महाद्वीपीय विस्थापन को अच्छे से डिटेल में करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।